Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So students, आज हम क्या करने वाले हैं? We are going to do the chapter number 7 of your science book, and the name of the chapter is Work Energy and Simple Machines. So बेटा आज हम इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा जितनी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ ना अभी, दे आर जस्ट बेस्ड ऑन द बैक एक्सरसाइज ऑफ फिजिक्स साइंस क्लास 9th, राइट? तो बेटा क्या है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले यू जस्ट हैव टू रीड द चैप्टर, बिकॉज विदाउट रीडिंग इट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ठीक है? हियर इन दिस वीडियो वी आर जस्ट डूइंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. जो इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशंस और इसके रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मैं थोड़े दिनों में डालूंगी, तो जस्ट वॉच आउट दोज वीडियोस आल्सो. एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास. सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन की बैक एक्सरसाइज. तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द स्टेटमेंट्स रिटन, are they true or false? You have to check that. चलिए. Work is said to be done when a force is applied even if the object does not move. देखो बेटा, साइंस में वर्क डन का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन का डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, अगर आप किसी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, मतलब अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस करे, यहां से लेट्स सपोज फोर्स लगने के बाद बॉडी यहां पे आ गई. अब क्या हुआ? जब फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी क्या किया? बॉडी डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से. फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज वर्क डन. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, राइट? एंड आई एम सिटिंग एट वन प्लेस. Am I working according to science? Answer is no. If I am doing work, that means I have to move my position. This is science. This is physics. तो work done का real definition क्या है कि when the force is applied and object has to move. This is work. Okay. So the very first statement written here is false. Okay. Like यहाँ पे if you see this diagram, तो फर्स्ट डायग्राम में देखो, दिस मैन इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा. अगर वो मूव नहीं कर रहा तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है? क्या यहाँ पे चेंज इन पोजीशन हो रही है? आंसर इज नो. तो इस केस में वी विल से दैट वर्क सिर्फ तभी होगा जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. तो फर्स्ट का आंसर स्टेटमेंट का क्या है? फॉल्स. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्टिंग इन द पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बकेट. देखो बेटा, तीन तरह के वर्क डन होते हैं: पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन. तो उसने हमें ये बोला, लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव वर्क डन. पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि वर्क डन पॉजिटिव होता क्या है. अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की है उसी तरफ अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर उसी तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ये पॉजिटिव वर्क डन है. अब इस केस में इन्होंने क्या बोला कि बकेट को, ये बकेट है, इस बकेट को कुछ फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ, इसको लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी होगा कि बकेट नीचे रह जाएगी, तो वो भी तो ऊपर जाएगी ना. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुई? ऊपर की तरफ, राइट? तो देखा जाए तो जिस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी के. तो लिफ्टिंग अ
a bucket vertically upward results in the positive work done on the bucket. तो आंसर इज ट्रू. तो सेकेंड स्टेटमेंट का जो बेटा आंसर है वो क्या है? ट्रू. तो ये बकेट है, बकेट के ऊपर फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वो पॉजिटिव वर्क डन है. लेट्स सपोज कोई छोटा बेबी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये बकेट में पानी खूब सारा भरा हुआ है. अब उसने फोर्स तो अपनी तरफ से अप्लाई की, लेकिन बॉडी क्या रही? नीचे ही रह गई. मतलब बकेट ऊपर मूव हुई नहीं, या उसकी हल्की सी डिस्प्लेसमेंट हुई. देखो बेटा, अगर आपके पास बॉडी को फोर्स मैंने इस तरफ अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जैसे मैंने किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो स्टोन नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुई नीचे की तरफ, तो इस केस में ये जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट आ जाती है तो ये नेगेटिव वर्क डन में आता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली जीरो वर्क डन क्या होता है? लेट्स सपोज आई एम पुशिंग द वॉल, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द वॉल. Am I be able to move the wall or displace the wall? Answer is no. तो यहाँ पे भले ही मैंने कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, भले ही मैं कितना ही फोर्स वॉल की तरफ लगा दिया, तो वो किस में आएगा? जीरो वर्क डन में. ठीक है, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं. ठीक है, तो ये जीरो वर्क डन है. चलिए थर्ड स्टेटमेंट पे जाएंगे. SI यूनिट ऑफ बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल. ठीक है, देखो बेटा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स क्या है? फोर्स है, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? लेंथ, है ना, तो इसके यूनिट्स होते हैं मीटर्स. तो वर्क के जो यूनिट्स होते हैं ना बेटा, वो न्यूटन मीटर भी होते हैं और इसके यूनिट्स जूल भी होते हैं. देखो बेटा, साइंस में वर्क एंड एनर्जी आर सेम, वर्क एंड एनर्जी आर सेम. सो हेंस जो वर्क के यूनिट्स होंगे वही सेम एनर्जी के भी यूनिट्स होंगे. तो उसने लिखा है द एसआई यूनिट फॉर बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल. तो आंसर इज ट्रू वंस अगेन. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, वन मोर थिंग, जूल को बेटा हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलिए मूविंग टू द फोर्थ, a motionless stretched rubber band has kinetic energy. motionless stretched rubber band, देखो बेटा, एक रबर बैंड है, दिस इज द रबर बैंड. ठीक है, दिस रबर बैंड इज एट रेस्ट पोजीशन, दिस रबर बैंड इज एट रेस्ट पोजीशन. तो बेटा पहले तो ये चीज देखो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी तभी बॉडी में होती है जब वो मूवमेंट में होती है. जब कोई बॉडी या कोई मास मूव कर रहा होता है तभी काइनेटिक एनर्जी अकर करती है. ठीक है, अब ये जो रबर बैंड है, दिस इज अ मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर बैंड, इट इज एट रेस्ट पोजीशन. काइनेटिक एनर्जी तो तब आती है जब बॉडी मूव करती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv². इसमें बॉडी की वेलोसिटी होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो रबर बैंड रेस्ट पोजीशन पे है. रेस्ट में है तो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. अब इसने तो बोला है इट हैज काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर इज फॉल्स. ठीक है, अगर यही रबर बैंड मूवमेंट में होता तो आई कैन से दैट वहां पे काइनेटिक एनर्जी अकर कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो उसने बोला है दैट इट इज अ मोशनलेस रबर बैंड, तो दैट मीन्स इट इज एट rest position and hence it has no kinetic energy. Moving to the next, energy can change from one form to another. Energy क्या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है? चलो देख लेते हैं. ओके, सी दिस डायग्राम. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बल्ब, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इससे क्या
इसमें क्या चेंजेस आए, इसमें से लाइट ग्लो अप करना शुरू हुई। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमने फैन को प्रोवाइड की तो फैन मूव करना शुरू हो गया। मूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला गया, अपनी ही पोजीशन पे वो क्या करना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है, इस केस में क्या हो रहा है, हमने सोलर एनर्जी प्रोवाइड की इस प्लांट को, राइट तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ गैस, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, क्या हो रहा है, वो किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब यहां से क्या हो रहा है, फायर बाहर निकल रही है। तो ये हो गया किसका पार्ट, ये हो गया चेंज इलेक्ट्रिकल सॉरी एनर्जी चेंजिंग का पार्ट। तो हियर एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पे आंसर इज ट्रू। तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए, आई होप द फर्स्ट 5 पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चा, वो चेक करते हैं। चलिए, वर्क इज इक्वल्स टू डैश इंटू डैश। मतलब यहां पे आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां आप लिख सकते हो F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में लग रही है तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। सिमिलरली अगर ऑपोजिट टू फोर्स लिखा होता तो क्या होता, वो नेगेटिव वर्क डन में आ जाता, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन भी आता। मूविंग टू द सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन when a force of dash newton displaces an object by 1 meter in the direction of the force। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो फोर्स इज टेकन टू बी 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन टू बी 1 मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इसके यूनिट्स होंगे, या इसको जूल लिखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन a force of 1 Newton obviously displaces an object by 1 meter in the direction of force. Moving to the third, the expression of kinetic energy of a body of mass m and velocity v is। अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन मतलब हमें क्या बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है, विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस। फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट अ स्मॉल हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेसेस। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज mgh। एक पर्टिकुलर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, वेयर m इज द मास, g इज द ग्रेविटी अकरिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड h इज द हाइट। तो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। मूविंग टू द नेक्स्ट, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज डिनोटेड विद P एंड इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और यू कैन से दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन।
मतलब आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज डन। कितने टाइम में वर्क डन हुआ, दैट इज पावर। So I hope the second question is also clear to all of you. Moving to the third one. Now what is the third question? चलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेती हूँ कलर को। Moving to the third one. When a ball thrown upwards, one second. When a ball thrown upwards reaches its highest point, एक बॉल है, see this diagram. बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, डन। It reaches at its highest point. This is the highest point of the ball. Pick which of the following statement are correct. देखो बेटा, जब बॉडी को ऊपर फेंका गया, जब बॉल को ऊपर फेंका गया और उसने एक हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो हो गई, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, वेलोसिटी जीरो हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, वेलोसिटी को जीरो पुट करो, तो इस केस पे क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी, बिकॉज जीरो इंटू समथिंग इज जीरो ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या आएगी, जीरो। मतलब इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जीरो है ना। डन। क्या इसके ऊपर ग्रेविटी अकर नहीं कर रही, बिल्कुल करेगी। अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर थोड़ी रह जाएगी, बॉल नीचे आने की कोशिश करेगी, किसकी इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगी, आंसर इज एक्सेलरेशन, बिल्कुल होगी। यहां से कुछ वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका गया, यहाँ पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू हो गई जीरो, फिर से स्पीड चेंज होगी और बॉडी नीचे आएगी, बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या एक्सेलरेशन जीरो रहेगा इस केस में, क्या एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, नो। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। इसने बोला फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, बेटा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी लग रही है। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, ग्रेविटी तो अक्कर कर रही है, क्या ये जीरो आएगा, आंसर इज अगेन फॉल्स। वो कह रहे हैं कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मूविंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल देखो बेटा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, mgh। तो इस पॉइंट पे बिल्कुल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जाके क्या हुई, सबसे मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 ऊपर जाते जाते कम होती गई, इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन जब यहाँ से हम चले थे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, मिनिमम। जैसे ही हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो आपने याद रखना है कि जब बॉल ऊपर जा रही है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट्स अगर आपको याद है तो दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू डू। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के एटलीस्ट फोर्थ क्वेश्चन के 8 to 9 पार्ट्स हैं, चलिए जल्दी से करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस। अब आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, आपने चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी हो रही हैं, यू हैव टू सी दैट। अ ट्रक मूविंग अपहिल, एक ट्रक है जो एक अपहिल पॉइंट पे जा रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, जब बॉडी यहां से चली, काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 क्या होती गई,
कम होती गई। अपहिल पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन इस पॉइंट पे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब जैसे जैसे धीरे 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 नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम होती जाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है, यहां से चले अपहिल पॉइंट तक का पूछा है, तो आप क्या बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये फर्स्ट पार्ट है। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, क्या लिखा है, अनविंडिंग ऑफ अ वॉच स्प्रिंग। आई होप आप लोगों ने वॉच स्प्रिंग देखा होगा। हम घड़ियों की बात कर रहे हैं। घड़ियों में ना एक स्प्रिंग होता है, उसको अनविंड किया जाता है। अनविंड करने का मतलब क्या है, मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ आपको। देखो बेटा, आपने वो चाबी वाला खिलौना तो देखा होगा। तो चाबी वाला खिलौने को हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, स्टोर रहती है। अब हम क्या करते हैं, चाबी को घुमाते हैं, घुमाते हैं, घुमाते रहते हैं एंड फाइनली उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो चाबी वाला खिलौना चलना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया, किसमें चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया। सिमिलर अनवाइंडिंग ऑफ वॉच स्प्रिंग का पार्ट है। इसमें द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ अ वॉच is potential energy which is as a result of winding of the spring. The energy is used to run the watch as it's convert this potential energy to the rotational kind of kinetic energy. तो ये चीज जो पार्ट है, this is the part of unwinding of the watch spring. तो उसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। मतलब पहले जो आपका वॉच स्प्रिंग होता है वो मूव नहीं हो रहा होता, उसको अनविंड किया जाता है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है एंड हैंस वो चलना शुरू हो जाता है। सिमिलर जैसे चाबी का खिलौना हम चलते हैं। मूविंग टू द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। देखो इस केस में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी लीव्स को प्रोवाइड हो रही है ना, सोलर एनर्जी लीव्स को प्रोवाइड हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सोलर एनर्जी किस में चेंज हो रही है, सोलर एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे सोलर एनर्जी लीव्स को प्रोवाइड हो रही है एंड वो किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ डैम। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस रिवर से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर था। जैसे ही डैम से बाहर निकल रहा है, फास्ट फ्लो आ रहा है, तो वो किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वाटर flowing from a dam, here the potential energy is changing into the kinetic energy. वाटर इस रिजर्वियर में स्टोर है, जैसे ही इस रिजर्वियर से बाहर निकला तो वो चलना शुरू हो गया, फ्लो करना शुरू हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, ये सारे 9 पॉइंट्स है, एक ही पिक्चर में कवर है। बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। देखो बेटा, हमने क्या किया, कुछ केमिकल एनर्जी प्रोवाइड की और वो किस फॉर्म में चेंज हो गई, मैचस्टिक की फॉर्म में। मैचस्टिक ने क्या किया, उसको अब फायर लगा दी, आग लगा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो किस में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में चेंज हो गया। तो ये हो गया चेंज इन हीट एनर्जी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर। देखो बेटा, अब ऑब्वियसली फायर क्रैकर्स में क्या डाला जाता है, कुछ केमिकल डाला जाता है ना। तो वो किस में चेंज होगा, लाइट एनर्जी में चेंज होगा और साउंड एनर्जी में भी चेंज होगा
आवाज आती है ना पटाखे चलने की। तो साउंड एनर्जी में या लाइट एनर्जी में ये एक्सप्लोशन आपको शो होगा। स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। अब जब माइक्रोफोन में हम बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो क्या हो रहा है उस केस में, यहां पे साउंड एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए, अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी होगी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि ज्यादा देर अगर बल्ब चलता रह जाए तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, लाइट एंड हीट एनर्जी में। मूविंग टू द नेक्स्ट, सोलर पैनल्स का एग्जांपल दे रहे हैं। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी ऑब्वियसली क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है ना। तो सोलर एनर्जी इज चेंजिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सोलर पैनल्स का पार्ट है। सो आई होप दीज 9 पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। इसमें हमने देखा कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। मेरा आज मैं इसके 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस तक हम इस वीडियो में करेंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। A student is slowly lifted straight up in an elevator from the ground level to the top floor of a building. एलिवेटर आई होप आप लोगों को पता होता है, ये लिफ्ट है। इसमें एक स्टूडेंट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है इस एलिवेटर पे, ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप फ्लोर पे। लेटर द सेम स्टूडेंट, अब यही स्टूडेंट ने क्या किया, फिर से ग्राउंड लेवल से टॉप फ्लोर तक गया, लेकिन स्टेयर्स की हेल्प से गया। गिवन दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h इज इक्वल्स टू 72.5 मीटर। ग्राउंड लेवल से टॉप फ्लोर तक की हाइट कितनी है, 72.5। तो क्या स्टेयर्स के केस में इसकी हाइट में चेंजेस आएंगे, आंसर इज नो। तो वो तो सेम ही रहेंगे ना, हाइट तो सेम ही रहेगी। तो हाइट इस केस में कितनी है, 72.5 बिल्डिंग की हाइट, मतलब ग्राउंड से टॉप फ्लोर की हाइट कितनी है, 72.5। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द स्टूडेंट्स मास, स्टूडेंट का मास कितना है, दैट इज 50 केजी, 50 केजी इसका क्या है, मास है। यू हैव टू फाइंड द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी इफ द स्टूडेंट इज लिफ्टेड स्ट्रेट अप टू द टॉप। आपको क्या करना है, पहले केस में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब स्टूडेंट टॉप फ्लोर पे चला गया, ठीक है। अब देखो, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। सेकेंड केस में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्टूडेंट्स क्लाइंब द स्टेयर्स टू द सेम टॉप फ्लोर। एक बार आपको एलिवेटर की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, एक बार आपको स्टेयर्स की हेल्प से निकालना है। What do you conclude about the dependence of the potential energy on the part taken? तो आपने क्या कंक्लूड किया, डिपेंडेंस क्या कंक्लूड किया इस केस में, दोनों के केस में आपने क्या कंक्लूड किया। चलिए चेक करते हैं हमने क्या कंक्लूड किया इस केस में। पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी गेन निकालते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मास कितना है 50, ग्रेविटी कितनी लग रही है 10 और हाइट कितनी है 72.5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, 72.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस गॉट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 725 इंटू 50 हो गया 36250 जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन आया। अब मेरी बात सुनो बेटा, जितना मास यहाँ पे था उतना ही मास यहाँ पे था, जितनी हाइट यहाँ पे थी उतनी ही हाइट यहाँ पे भी थी, और जितनी ग्रेविटी एलिवेटर के केस में अकर कर रही है उतनी ही स्टेयर के केस में अकर करेगी। तो क्या फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में कोई फर्क है,
ये एलिवेटर का केस था, सेकंड में स्टेयर्स का केस आया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा सेम ही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज, ये भी सेम ही रहेगी, मतलब आपका आंसर यहाँ पे भी इतना ही आएगा। कंक्लूजन क्या निकाला आपने? व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस केस? कंक्लूजन बेटा हमने ये निकाला कि जो दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी गेन निकाला है, दिस इज सेम। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ना कि पाथ टेकन पे। ये पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती, ये पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आप एलिवेटर से चले जाओ, चाहे आप स्टेयर्स यूज करके चले जाओ, आप कोई भी पाथ देखो, दोनों के केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 6। तो ये भी सवाल कुछ मिलता जुलता है, लेकिन चेक करते हैं कि कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा ही ना। चलिए देखते हैं। अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास m to the 10th floor of a building in a certain time. इस क्रेन ने 10वें फ्लोर से कुछ मास उठाया। कितना मास उठाया? m मास उठाया 10वें फ्लोर से। It then raises the same mass to the 20th floor. सेम मास फिर उसने 20th फ्लोर से उठाया ऑफ द सेम बिल्डिंग इन डबल द टाइम। मतलब इस केस में जो टाइम लग रहा था वो t था, और इस केस में जो टाइम लगा उसको डबल लगा। क्या बोला है मैंने? इस क्रेन ने 10वें माले से कुछ मास उठाया, ठीक है, कुछ टाइम t में। सिमिलरली सेम बिल्डिंग से 20th फ्लोर से इसी क्रेन ने कुछ मास उठाया, सेम मास उठाया, मतलब डबल टाइम में। ठीक है, हाउ मच मोर एनर्जी एंड पावर आर रिक्वायर्ड? हाउ मच मोर एनर्जी एंड पावर आर रिक्वायर्ड? चलिए निकाल लेते हैं। कितनी एनर्जी और कितनी पावर रिक्वायर्ड थी? हाउ मच मोर एनर्जी एंड पावर आर रिक्वायर्ड? अज्यूम द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज इक्वल। लेट कर लेते हैं कि जो हाइट है ऑफ ईच फ्लोर इज h, हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज h हाइट, हमने अज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं पहले 10th फ्लोर की बात करूंगी, फिर मैं 20th फ्लोर की बात करेंगे। ठीक है, अब हाइट की बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन निकाल रहे हैं, पहले निकालेंगे हम 10th फ्लोर के लिए। ठीक है, कितनी एनर्जी आएगी? E1 कह रही हूं मैं 10th फ्लोर वाले को। ठीक है, mgh कितना है? इस केस में h है 10h, है ना। और अगर मैं बात कर रही हूं फॉर 20th फ्लोर, तो ये आएगा mg20h, है ना। सो कैन आई राइट E2 इज इक्वल्स टू 20 mgh, या इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 mgh। 10 mgh तो बेटा हो गया E1, है ना। तो कैन आई राइट E2 इज इक्वल्स टू डबल ऑफ E1, मतलब यहां पे twice the energy is required. How much energy is required? Twice energy is required in this case. बात करते हैं पावर की। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज रेट ऑफ वर्क डन, है ना। दैट मीन्स पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पहले हम 10th फ्लोर का पावर निकालेंगे, फिर हम 20th का निकालेंगे। तो पहले हम P1 निकालते हैं।
10th फ्लोर का पावर क्या आएगा बेटा? इस केस में वर्क कितना लग रहा था? mg 10h या 10 mgh, 10 mgh अपॉन टाइम कितना था इस केस में? t था। सिमिलरली P2 निकालेंगे, मतलब इस पार्ट, इसका पार्ट, तो ये आएगा वर्क अपॉन टाइम। डबल टाइम था ना इस केस में, तो ये डबल टाइम 2 और 20 कैंसिल आउट होके 10 mgh ही बना देंगे। मतलब जितना P1 था, similar is the P2. This is the power of 10th floor. This is the power from the 20th floor. तो देखा जाए तो ये तो इक्वल ही आ रहे हैं, मतलब P2 इज इक्वल्स टू P1 ही आ रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास एनर्जी की बात हुई थी तो एनर्जी डबल हो गई। जब 10th फ्लोर से 20th फ्लोर की एनर्जी डबल हो गई, लेकिन पावर सेम ही रही। तो दिस इज आवर कंक्लूजन। तो एनर्जी क्या थी? ट्वाइस बढ़ गई, और पावर क्या रही? पावर रही सेम। सो आई होप आपको दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th। दिस इज अ रेजिंग अ फ्लैग यूजिंग अ पुली। एक पुली की हेल्प से फ्लैग को रेज करने का क्वेश्चन है। चलिए, which factors determine the energy required to raise a flag from the ground to the top of a tall flagpole using a pulley? वो कहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, which factors determines the energy required to raise a flag from the ground to the top of a tall flagpole using a pulley? अब देखो बेटा, यहाँ पे फ्लैग को किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना है, तो उसके ऑब्वियसली 3 ही फैक्टर होंगे। कौन से? पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ 3 ही तो फैक्टर होंगे। कौन कौन से? पहला, एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, एनर्जी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? हाइट ऑफ द फ्लैग पे, हाइट ऑफ द फ्लैग पोल पे। तो 3 फैक्टर्स पे हमारी एनर्जी डिपेंड करती है, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन और स्पीड ऑफ रेजिंग। अब फ्लैग को चाहे आप धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ या बहुत स्पीड से लेके जाओ, या कम टाइम में लेके जाओ या ज्यादा टाइम में लेके जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का उससे कोई वास्ता नहीं है, एनर्जी का उससे कोई वास्ता नहीं है। तो ना तो ये टाइम पे डिपेंड करती है, ना ये स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? डज रेजिंग द फ्लैग स्लोली और क्विकली चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? अगर मैं फ्लैग को स्लोली मूव करती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, या क्विकली मूव करती हूँ, तो क्या वर्क डन पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। वर्क डन जो होगा बेटा, वर्क डन इज एनर्जी ओनली, है ना? तो वर्क डन जो होगा बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? अभी हम ऊपर ही करके आए हैं, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो चाहे आपके पास फ्लैग ऊपर स्लोली जाए या क्विकली जाए, डजंट मैटर। ठीक है, तो वर्क डन कभी भी स्पीड या टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वर्क डन इस केस में क्या रहेगा? सेम इन बोथ द केसेस। चाहे स्लोली स्लोली पुली की हेल्प से उसको ऊपर ले जाओ, या धीरे धीरे या फास्ट फास्ट लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, इफ द स्पीड एट विच द फ्लैग इज रेज्ड इज डबल्ड, उस केस में बताओ कि पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाउ डज द पावर रिक्वायरमेंट चेंज? पावर कैसे बदलेगी? चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं कि स्पीड डबल हो गई, जब हम बात करते हैं स्पीड डबल हो गई, तो उस केस में टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। अगर स्पीड हो गई डबल, तो टाइम आपके पास
जो टी लग रहा था वो क्या लगेगा, t/2। अगर स्पीड डबल हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड आपके पास अगर डबल हो जाती है तो टाइम हो जाएगा हाफ, मतलब इस केस में आपके पास जो पावर होगी वो भी डबल हो जाएगी। वर्क अपॉन टाइम इज पावर, सो मैंने इसको P लिख लिया। तो अगर आपके पास स्पीड डबल हो गई, टाइम हो जाएगा हाफ एंड हेंस पावर विल आल्सो बी डबल्ड। तो अगर कंक्लूजन देखें ओवरऑल क्वेश्चन का, तो हमने ये सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे पहले डिपेंड करता है वो देखते हैं। वो मास पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, हाइट पे डिपेंडेंट है। वो स्पीड और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो चाहे आपके पास फ्लैग ऊपर स्लोली जाए या क्विकली जाए, वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो किस में पड़ेगा, पावर पे फर्क पड़ेगा। तो अगर आप उसको क्विकली लेके जा रहे हो तो स्पीड डबल हो जाएगी। स्पीड डबल होने का मतलब क्या है, टाइम हाफ हो जाएगा। टाइम हाफ हो गया तो पावर ऑब्वियसली डबल हो जाएगी। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है। अ मैन ऑफ मास 60 kg राइड्स अ स्कूटर ऑफ मास 100 kg। एक पर्सन है, उसका खुद का मास कितना है, 60 kg, है ना, और स्कूटर का कितना है, 100 kg। ही एक्सीलरेट द स्कूटर टू अ वेलोसिटी v। अब इसने क्या किया, स्कूटर को चलाना शुरू किया, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अगले दिन क्या हुआ, उसका सन भी, देखो बेटा पहले हम पहले केस की बात कर लेते हैं। जब वो अकेला जा रहा था स्कूटर से तो उसका टोटल मास कितना था, 60 उसका खुद का मास था और स्कूटर का मास कितना था, 100। तो मतलब टोटल मास कितना हुआ, 160 kg। ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, वो कितनी थी, v। टाइम कितना था, t। नेक्स्ट डे वो अपने सन के साथ आया। अब सन का मास कितना है, 40, joins him as a passenger. If the scooter reaches the same speed on both the days in the same time interval, मतलब v स्पीड है, टाइम भी सेम है। उसका मैन का मास कितना है, 60, और स्कूटर का मास कितना है, 100। तो सेकेंड डे उसका टोटल मास उसके स्कूटर पे कितना हुआ, मतलब टोटल मास कितना है उसका उस टाइम पे, 200 kg। What is the ratio of the fuel of the tank used in both the days? आपको रेशियो निकालना है कि दोनों दिनों में उसका फ्यूल टैंक का रेशियो क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्कूटर पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जा रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। फर्स्ट डे की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट डे 1/2, मास कितना है, 160, और वेलोसिटी कितनी है, ऑब्वियसली सेम, तो v² ही लिख दे। E2 एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेकेंड डे 1/2, मास कितना है, 200, जब उसका बेटा उसके साथ जा रहा था, तो ये चीज आएगी। रेशियो निकालनी है कितनी आई फ्यूल की, फर्स्ट डे सेकेंड डे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट डे एनर्जी ऑफ सेकेंड डे, ये कैंसिल आउट करके आ गया 80, ये कैंसिल आउट करके आ गया 100, मतलब 80/100 v² और v² गॉट कैंसल्ड, ये आ गया 4/5, 4/5। मतलब आपके पास जो रेशियो आया वो कितना आया, 4/5। सो व्हेन द सन ज्वाइंस द टोटल मास इंक्रीजेस, कहां से, 160 से वो 200 kg हो गया। सिंस द फाइनल स्पीड इज सेम, मोर काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस केस में मोर काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो मोर फ्यूल इज कंज्यूम्ड इन द सेकेंड डे। तो रेशियो कितना रहा, 4/4 रेशियो 5। So I hope question 8 is also clear to all of you.
चलिए बेटा, अब यहां से एक कंक्लूजन तो है, अगर बॉडी की एक पर्टिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज लगेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट की, है ना, बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। चलिए, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। एंड बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी ही वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।